हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्य एम्पायर के बारे में। चूँकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री का और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अशोका के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बातें करते हैं। तो इसलिए ये आज का क्लास जो है वो 2 पार्ट्स में होगा। इसका नेक्स्ट सेशन जो है, नेक्स्ट क्लास जो है वो हम अगले सेशन में कवर करेंगे। अगर हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में, तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से मौर्यन एम्पायर गंधार, काबुल, अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटका, मैसूर तक, साथ ही साथ यहाँ पर बांग्लादेश से, बंगाल से होता हुआ गुजरात तक किस तरीके से पूरे में आपका मौर्य एम्पायर फैला हुआ था। हम जानेंगे इसके सोर्सेस के बारे में, इसके किंग, इनके रूलर्स के बारे में। वो सारी बातें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो आर्ट एंड आर्किटेक्ट वाला पोर्शन होगा वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पता कैसे चलता है मौर्य एम्पायर के बारे में, तो कोई ना कोई हमारे पास सोर्सेस होंगे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स हमारे पास कुछ सोर्सेस है जहां से हमको पता चलता है कि मौर्य एम्पायर कैसा था, वहां का पॉलिटिक्स कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, ट्रेड कैसे किया जाता था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सबसे पहले होता है कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र बेसिकली, अर्थशास्त्र जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड है, राजनीति से रिलेटेड है, कि किस तरीके से वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम था। उन्होंने बताया कि जो हमारा जो सोसाइटी था या जो हमारा पॉलिटिक्स था वो 7 पार्ट्स में डिवाइड था, जिसका सबसे ऊपर कौन होता था? प्रमुख राजा होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको पता चलता है कि दास सिस्टम, जो दास प्रथा होती है ना, दास सिस्टम प्रेजेंट था। 9 टाइप्स के जो दास थे वो यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमको जानने को मिलता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जो पॉलिटिकल सिस्टम था मौर्य एम्पायर का, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद बात करते हैं मेगास्थनीज की। इंडिका जो बुक है वो मेगास्थनीज ने लिखी है, और मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। तो उसकी बुक इंडिका से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के इकोनॉमिक, सोशल रिफॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पतंजलि का महाभाष्य से, तो पतंजलि के महाभाष्य से भी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हम बात करते हैं दीपवंश और महावंश, जो कि बोधि लिटरेचर माने जाते हैं, वहां से भी हमको मौर्य एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जैन लिटरेचर के बारे में, तो भद्रबाहु के कल्प सूत्र से भी हमको जो है वो मौर्य एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे सोर्सेज हमारे पास हैं। कुछ इंस्क्रिप्शंस हमको मिलते हैं जो अशोक ने बनवाए थे, वहां से भी हमको मौर्य एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक सोर्स है। साथ ही साथ यहाँ पे बाण भट्ट की जो कादम्बरी है, वहां से भी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्य एम्पायर के बारे में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, महाभाष्य है, मिलिंद-पनो है, इसके अलावा महावंश है, दीपवंश है, यहाँ से भी चंद्रगुप्त मौर्य के लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हेमचंद्र की ये बुक परिशिष्ट पर्वनम, तो ये जैन गुरु या जैन मॉन्क थे हेमचंद्र, तो उनका जो परिशिष्ट पर्वन है वहां से भी पता चलता है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था और जैन धर्म के वो फॉलोवर थे। ठीक है, तो ये भी बात हमको मौर्यन के बारे में पता चलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस, तो विशाख दत्त की जो है मुद्रा राक्षस, तो उनके बारे में भी हमको यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो मुद्रा राक्षस है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा है। वृषल मतलब होता है नीची जाति का, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहीं से भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अगर हम पुराणों की बात करते हैं तो वहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र थे। अगर हम बात करते हैं बौद्ध लिटरेचर और जैन टेक्स्ट के बारे में, तो हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय थे। लेकिन जब हम मुद्रा राक्षस को पढ़ते हैं तो वहां से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक वृषल थे, मतलब एक निम्न जाति के, नीची जाति के थे। इसके अलावा अगर जस्टिन के बारे में बात करें तो जस्टिन से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इन्होंने सिंडोकोटस रखा था। प्लूटस की बात करें तो इन्होंने इसका नाम एंडोकोटस रखा था। तो सेंडोकोटस, एंडोकोटस, ये सभी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम थे। और ये बात हमें किसने बताई? ये बात हमको विलियम जोन्स ने बताई। विलियम जोन्स ने हमको रिलेट करके बताया कि सिंडोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो अलग अलग सोर्सेज से हमको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये मेगास्थनीज की इंडिका हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम राइज ऑफ मौर्य एम्पायर के बारे में बात करते हैं, तो देखिए इसका राइज होना शुरू कैसे हुआ।
तो सबसे पहली बात, जो अंतिम मगध डायनेस्टी का या नंद रूलर जो था वो घनानंद था। घनानंद बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, और उसकी जो पॉलिसीज थी वो अच्छी नहीं थी, तो जनता उससे बहुत नाखुश थी। साथ ही साथ जो तक्षशिला के आचार्य थे चाणक्य, जिनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, वो घनानंद के दरबार में जाते हैं और उनकी इंसल्ट घनानंद कर देते हैं। तो उस दिन चाणक्य डिसाइड करते हैं कि घनानंद को गद्दी से हटाकर हम जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बिठा लेंगे। तो 25 ईयर्स की एज में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बिठाला जाता है घनानंद को हटा के, और मौर्य एम्पायर की शुरुआत होती है। लेकिन आपको मैंने डिस्कस किया था कि घनानंद के समय सिकंदर द ग्रेट जो थे वो इन्विजन पे निकले थे, वो पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे। लेकिन व्यास रिवर के पास आकर क्या हुआ था, उनकी सेना ने मना कर दिया था कि वो हम नदी को पार नहीं करेंगे, इसलिए जो सिकंदर था वो वापस लौट रहा था और बेबीलोन में उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो सिकंदर होते हैं उसके कुछ जनरल होते हैं, जिनमें से एक होता है सेलिकस निकेटर। आप लोग ने उसका नाम सुना होगा। जो बेबीलोन का जो रूलर था वो सेलिकस निकेटर था। तो सेलिकस निकेटर सोचता है कि सिकंदर महान का जो सपना था, जो ड्रीम था, उसको हम पूरा करेंगे और भारत को इन्विजन करेंगे, भारत पर हमला करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेलिकस निकेटर आते हैं भारत की तरफ, और चंद्रगुप्त मौर्य और सेलिकस निकेटर के बीच में क्या होती है, वहां पे लड़ाई होती है, जिसमें सेलिकस निकेटर हार जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। तो जीत के बदले में क्या होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सेलिकस निकेटर की जो डॉटर होती है, बेटी होती है हेलेना, उसके साथ शादी कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी जो है वो मौर्य एम्पायर एक्सपांड होता है। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इसके बारे में और बात कर लेते तो सेलिकस निकेटर जो था उसका ही राजदूत था, या उसका ही एम्बेसडर था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था, जिसने इंडिका नाम की पुस्तक भी लिखी हुई है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमको मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस पूरे मौर्य एम्पायर में 3 इंपॉर्टेंट राजा हुए, जिनमें से सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की थी। उसके बाद थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद थे अशोक। फिर अशोक का बेटा था तीवर, तीवर के बाद दशरथ, और दशरथ के बाद बृहद्रथ। तो उतने इंपॉर्टेंट रूलर वो थे नहीं। तो 3 इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में हमको मौर्यन डायनेस्टी में पढ़ना होता है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका। ओके। तो चंद्रगुप्त मौर्य से हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि इनकी जो माता थी उनका नाम था मौर्य, मूर। तो मूर से इन्होंने मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की, ऐसा हमको मिलता है। और इनका जो रिलीजन है उसके बारे में, उनके वर्ण के बारे में हमको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट जो है उससे हमें मौर्य जो है वो क्षत्रिय देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 304 और 303 बीसी के आसपास, जब सेलिकस निकेटर और मौर्य के बीच में वॉर होती है। तो जीत जाता है मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं, सेलिकस निकेटर हार जाते हैं। तो सेलिकस निकेटर जो होते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को 4 रीजन देते हैं, बलूचिस्तान, काबुल, कंधार, है ना, ये जो सारा रीजन है वो सेलिकस निकेटर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 500 एलिफेंट, 500 हाथी जो है वो सेलिकस निकेटर को देते हैं। साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य सेलिकस निकेटर की बेटी हेलेना के साथ शादी भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी एक बैटल होती है। ठीक है। फिर ग्रीक जो है उसमें इनको सेंडिकोटस कहा है, जैसा कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए और बातें कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठते हैं, और उसके बाद इस तरीके से एक्सपांशन होता है आपके मगध एम्पायर का। फिर बाद में क्या होता है, जब इनको लगता है कि नहीं बस अब हो गया है, तो वो गद्दी को त्याग देते हैं और अपने बेटे बिंदुसार को पूरा का पूरा थ्रोन देते हैं और चले जाते हैं कहाँ पर, श्रवणबेलगोला। तो श्रवणबेलगोला जाने के बाद भद्रबाहु से मुलाकात होती है। भद्रबाहु से वो जैन जो लिटरेचर होता है, जैनिज्म जो होता है, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। और जैन ट्रेडिशन में जो संथारा या संलेखना होती है कि मतलब आप खाना पीना छोड़ दो और धीरे 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 आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो इसको संलेखना या संथारा के नाम से जाना जाता है। तो संथारा के जरिए जो है अपने प्राणों को त्याग देते हैं, और इस तरीके से जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनकी ये लाइफ खत्म होती है। ठीक है। पहले जो किंग कहलाते हैं हमारे, वो चंद्रगुप्त मौर्य ही कहलाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार होते हैं उनके बेटे, वो थ्रोन पे बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है। इतनी चीजें हमको पता चलती हैं। साथ ही साथ एक इंस्क्रिप्शन भी है जो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, तो गिरनार इंस्क्रिप्शन।
या फिर रुद्रदामन का इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर हमें मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था उसका नाम क्या था, पुष्पगुप्त था। तो पुष्पगुप्त ने क्या किए थे, सुदर्शन लेक बनवाई थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था पुष्यगुप्त, और पुष्यगुप्त ने क्या कहा था, सुदर्शन लेक बनाई थी। ऐसी इंफॉर्मेशन हमको गिरनार इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और यही जो सुदर्शन लेक है, इस पे डैम किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। ये बात भी हमको रुद्रदामन की गिरनार इंस्क्रिप्शन से मिलती है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सुदर्शन लेक किसने बनवाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर उसके गवर्नर ने, पुष्पगुप्त ने इसको बनवाया था। और सुदर्शन लेक पर डैम किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिली, गिरनार इंस्क्रिप्शन से मिली, जिसको रुद्रदामन का इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे होते हैं बिंदुसार, 297 बीसी में जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, अब इनका भी नाम अलग अलग बिंदुसार का भी मिलता है जैन लिटरेचर में, क्योंकि ऐसा बुद्धिज्म का कहना है कि बिंदुसार बुद्ध रिलीजन को फॉलो करते थे, जैनिज्म टेक्स्ट का कहना है कि जो बिंदुसार हैं वो जैन को धर्म को फॉलो करते थे। तो जो जैन टेक्स्ट है उसमें इनका नाम जो है वो सिंह सेन के नाम से मिलता है। सिंह सेन, सिंह सेन जो नाम है वो किसका मिलता है, बिंदुसार का नाम मिलता है। अजात शत्रु नाम भी जो है वो बिंदुसार का आपको देखने को मिलेगा। तो एक यूनान का एक रूलर था, एक ग्रीक रूलर था जिसका नाम था एंटियुकस। एंटियुकस ने अपना एक एम्बेसडर जो है वो बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जिसका नाम था डाइमेकस। बेसिकली ऐसा बोला जाता है, ऐसी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है दीपवंश महावंश से, कि एंटियुकस से जो है वो बिंदुसार ने हम 3 चीज़ें मांगी थी। बोला था कि हमको अंजीर चाहिए, हमको अल्कोहल मतलब शराब चाहिए, और उसके अलावा उन्होंने कहा था एक एम्बेसडर को आप हमें भेजिए। तो फिर उन्होंने जो है एंटियुकस ने एक एम्बेसडर, जिसको हम डाइमेकस का नाम कहते हैं, तो वो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ये बात भी हमको पता चलती है। अब ये जो बिंदुसार है उसके 2 बेटों का जिक्र मिलता है हमको, एक तो है सुमुख और दूसरे हैं अशोक। तो अशोक जो होते हैं वो गवर्नर होते हैं उज्जैन के, और उज्जैन मध्य प्रदेश में आता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में एक और जगह आती है जिसका नाम है विदिशा। तो अशोक की जो वाइफ है महादेवी, वो विदिशा से बिलोंग करती हैं। तो जो हलाली डैम है वो सम्राट अशोक के नाम पर ही रखा गया है, हलाली डैम। ठीक है, वो भी विदिशा में ही सिचुएटेड है। तो अशोक जो है वो गवर्नर होते हैं उज्जैन के, कब, बिंदुसार के समय। लेकिन उस समय तक्षशिला का जो रीजन होता है ना, तक्षशिला में क्या होता है, रिवॉल्ट हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। तो बिंदुसार अपने बेटों को एक एक करके जो है वो कहाँ भेजते हैं, तक्षशिला भेजते हैं। पहले शमुक को भेजा जाता है, फिर अशोक को भेजा जाता है उस तक्षशिला के विद्रोह को, उस रिवॉल्ट को खत्म करने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बिंदुसार की बात करते हैं, तो अगर साउथ इंडिया के चोल पांड्य वाले किंगडम्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा भारत जो है वो मौर्य एम्पायर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जो बिंदुसार होते हैं, ऐसा हमको कहीं कहीं इंफॉर्मेशन मिलती है कि आजीवक सेक्ट को फॉलो करने वाले होते हैं बिंदुसार। इनका कुछ और नाम भी हमको मिलता है, अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। तो ये नाम भी हमको बिंदुसार का मिलता है। सिंह सेना तो हमने डिस्कस आपसे कर ही लिया है। भद्रसार भी इनका नाम जो है वो बिंदुसार का नाम देखने को मिलता है। इतनी चीजें हमको क्लियर हो गई बिंदुसार के बारे में। फिर बिंदुसार की डेथ के बाद जो अशोक होते हैं वो गद्दी पर बैठते हैं। अशोक जो है वो बिंदुसार और शुभांगी के सन है, और ग्रैंड सन है चंद्रगुप्त मौर्य के। तो अशोक जो है वो अब गद्दी पर बैठते हैं। अब ऐसा बोला जाता है कि बिंदुसार जो है वो शुमुक को गद्दी पर बिठाना चाहते थे, लेकिन अशोक जो है वो बिंदुसार के अगेंस्ट जाके अपने 99 ब्रदर्स को मारते हैं, उनको किल कर देते हैं, और उसके बाद अशोक जो है वो गद्दी में बैठते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हमको पुराणों से, दीपवंश और महावंश से भी हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स को मारा और उसके बाद गद्दी पर बैठे, और 269 बीसी के आसपास वो थ्रोन पर बैठते हैं, राजाभिषेक कराते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। अब कहीं कहीं पे अशोक का नाम अशोक ना मिलके हमको देव नाम प्रियदस्सी के नाम से मिलता है। देव नाम प्रियदस्सी का मतलब होता है देवों का प्यारा या बहुत सुंदर दिखने वाला, ब्यूटीफुल पर्सन। तो ये नाम भी हमको अशोक का देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए और आगे हम बात कर लेते हैं अशोक के बारे में। तो ये वाली बात तो हमने आप लोगों से कर ली है कि बिंदुसार जो है वो सुशिम को अपना उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन जो है वो तक्षशिला और उज्जैन के जो गवर्नर थे अशोक, वो अपने 99 ब्रदर्स की हत्या करके जो है वो गद्दी पर बैठ जाते हैं।
ठीक है। अपने समय के सबसे ग्रेटेस्ट किंग जो है वो अशोक है, क्योंकि अशोक ने लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, पब्लिक से कम्युनिकेट करने के लिए पहली बार इंस्क्रिप्शन का यूज किया। तो सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन जो है वो अशोक ने ही लिखे थे या बनवाए थे। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के लिए लोगों से उन्होंने इंस्क्रिप्शन की शुरुआत कराई थी। अब अशोक के कुछ और नाम भी हमको मिलते हैं। तो बुद्ध शाक्य भी अशोक का नाम है, और ये इंफॉर्मेशन हमको मास्की का जो एडिक्ट है वहां से मिलता है। धर्मोशोक, ये सारनाथ इंस्क्रिप्शन से हमको ये बात मिलती है। देवनाम प्रियदर्शी, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस आपसे कर लिया है। ठीक है। साथ ही साथ दीपवंश और महावंश में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको अशोक के बारे में मिलती है कि इन्होंने शादी की थी महादेवी से, और महादेवी से ही इनको महेंद्र नाम का बेटा और संघमित्रा नाम की बेटी होती है। तो महेंद्र और संघमित्रा को बौद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए वो श्रीलंका और यवन कंट्रीज में जो है वो भेजते हैं। तो महेंद्र और संघमित्रा जो है वो अशोक के चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, जिनको वो बौद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए भेजते हैं। इसके अलावा बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमको और भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि इनकी और भी वाइफ थी, जैसे कि असंधिमित्रा, तो ये भी जो है वो अशोक की वाइफ रहती हैं। पद्मावती, ये भी जो होती हैं वो वाइफ होती हैं। करुबाकी, ये भी जो है वो वाइफ रहती हैं अशोक की। करुबाकी द ओनली क्वीन टू मेंशन इन द क्वीन एडिक्ट। अभी हम इलाहाबाद एडिक्ट के बारे में बात करेंगे, उसको ही हम क्वीन एडिक्ट के नाम से जानते हैं, जहां पे इनकी वाइफ के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ हमको तीवर जो उनका बेटा होता है उसके बारे में भी हमको जो इंस्क्रिप्शंस है वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अशोक ने किस तरीके से धीरे 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 करके अपने मौर्य एम्पायर को एक्सपांड किया। तो उनका जो मौर्य एम्पायर था वो हिंदू कुश से लेके बंगाल, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पूरे इंडिया में, कश्मीर वैली में और नेपाल में फैला हुआ था। कश्मीर में जो श्रीनगर है वो भी अशोक ने बनवाया था, मतलब उसको भी फाउंडर जो है श्रीनगर के वो अशोक माने जाते हैं। नेपाल का देवपतन जो एरिया है उसके भी फाउंडर जो है वो अशोक को माना जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी है जिसमें उन्होंने कश्मीर के बारे में बताया है। तो कल्हड़ अपनी राजतरंगिणी में लिखते हैं कि जो कश्मीर के पहले रूलर थे वो अशोक थे, और अशोक ने ही श्रीनगर जो शहर है वो बसाने का काम किया था। तो पूरे भारत पर इन्होंने कब्जा कर रखा था एक्सेप्ट चोले एंड पांड्या। ऐसी इंफॉर्मेशन हमको रॉक एडिक्ट 13 से मिलती है। ठीक है। अब अशोक गद्दी पर बैठ चुके हैं। तो अशोक जब गद्दी पर बैठे हुए हैं तो उसके 8th ईयर में, 8वें साल 8th ईयर में क्या होता है? बैटल ऑफ कलिंग होती है। कलिंग वॉर होता है 261 BC में। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो इससे उनका दुख बड़ा दुखित हो जाता है, और उनका जब वो बहुत दुखी हो जाते हैं तो अपने धर्म को चेंज कर लेते हैं, वो धम्म की पॉलिसी को एडॉप्ट कर लेते हैं। पहले वो ब्राह्मण होते हैं, फिर बौद्धिज्म को एडॉप्ट कर लेते हैं। तो कलिंग का वॉर 261 BC में होता है। ऐसी इंफॉर्मेशन हमको कहाँ पे मिलती है? जो 13th नंबर का इंस्क्रिप्शन है अशोक का, वहां से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसको लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्ट पूछा जाता है कलिंग वॉर के बारे में आपको कहाँ से पता चलता है? तो अशोक के 13th नंबर के इंस्क्रिप्शन से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि थ्रोन पे बैठने के बाद 8th ईयर में जो है वो कलिंग बैटल होता है, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड शेड होता है, और अशोक जो है वो धम्म की पॉलिसी को एडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है। चलो, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो धम्म की पॉलिसी को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। उसके बाद बौद्धिज्म, तो इन्होंने उपगुप्त नाम का जो एक मॉन्क होते हैं उनसे बौद्धिज्म की दीक्षा लेते हैं और बौद्धिज्म को ज्वाइन कर लेते हैं, और अपने बच्चों को प्रोपोगेट करने में लगा देते हैं, और खुद भी प्रोपोगेट करने में लग जाते हैं बुद्धिज्म को, धम्म की पॉलिसी को। अशोक के समय ही 3rd नंबर की बुद्ध काउंसिल होती है। तो 3rd नंबर की बुद्ध काउंसिल किसके समय होती है? तो अशोक के समय होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये तो मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अशोक का जो 14th, जब गद्दी पे बैठे हुए उनको 10 ईयर्स हो जाते हैं, तो वो अपने 10 ईयर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं थ्रोन पे बैठने के बाद, तो उसके बाद वो बोध गया जाते हैं विजिट करने के लिए। और जब उनको थ्रोन पे बैठे हुए 20th ईयर हो जाता है तो वो लुम्बिनी जाते हैं विजिट करने के लिए। अगर हम मौर्यन पीरियड के बारे में बात करें तो हम टैक्सेशन सिस्टम की अगर बात करते हैं तो आपको आपकी टोटल इनकम का 1/6 जो है वो आपको एज अ टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। तो और उसके अलावा एक टैक्स लगता था बाली टैक्स। तो बाली टैक्स बेसिकली एक रिलीजियस टैक्स माना जाता था। तो जब 20th ईयर्स में वो जाते हैं लुम्बिनी विजिट करने के लिए अशोक, तो वो ये जो टैक्स होता है लुम्बिनी पे, तो उसको बाली टैक्स को खत्म कर देते हैं और लुम्बिनी पे लगने वाले टैक्सेस को कम कर देते हैं, वो कर देते हैं 1/8।
तो ये बात भी आपको याद रखना है कि लुम्बिनी को टैक्स फ्री कौन करता है, तो अशोक करता है। कब करता है? जब वो लुम्बिनी विजिट करने जाते हैं और उनको थ्रोन पे बैठे हुए 20 ईयर हो जाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमको रुम्बनदेई इंस्क्रिप्शन से मिलती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि रुम्बनदेई इंस्क्रिप्शन हमको कहाँ पर मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो धम्म को प्रोपगेट करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन उनको जो है हमको सेकंड नंबर के इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलती है। तो वही लिखा है, ड्यूरिंग द सेकंड धम्म यात्रा टूर द 20th ईयर ऑफ हिज रिजिम विजिटेड द लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ द बुद्ध, और वहां पे टैक्सेशन को फ्री कर देते हैं। पहले लोग शिकार किया करते थे तो एनिमल को मारा करते थे, तो एनिमल के जो सेक्रीफाइस है उन पे बैन कर देते हैं। बहुत सारे शेल्टर्स बनाते हैं, तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने का काम करते, बहुत सारे सराय हॉस्पिटल बनवाते हैं और धर्म यात्रा को प्रोपगेट करते हैं कि हमको बस जो एनिमल्स को मारने से अच्छा है कि आप धर्म यात्रा कीजिए। तो धर्म यात्रा को प्रोत्साहित करने का काम भी अशोक करते हैं। ठीक है, अशोक के जो एडिक्ट्स हैं तो वो 4 लैंग्वेजेस में हमको मिलते हैं, खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृत और अरमाइक लैंग्वेज। तो इन 4 लैंग्वेज में हमको अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है वो देखने को मिलते हैं। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन, रॉक पिलर, एडिक्ट्स, उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन कहाँ पर इकट्ठा करेंगे? नेक्स्ट क्लास में उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम प्रिंसिप्स में पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। ये तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का। अगर हम अशोक के धम्म के बारे में बात करते हैं तो अशोक का धम्म क्या कहता है कि हमारी जो प्रजा है, हमारी जो जनता है, उनका उत्थान कैसे होगा, उनका मॉरल अपलिफ्टमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए कुछ सब्जेक्ट डिसाइड किए, उनको ही धम्म बोला जाता है और यही अशोक का धम्म था। तो अशोक का धम्म कहता है कि सबसे पहले हमको अपना सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए, हमको बहुत प्योरिटी से रहना चाहिए, काइंडनेस दिखानी चाहिए, चैरिटी मतलब दान करना चाहिए। तो ये सारा जो है वो अशोक के धम्म है। और अशोक के धम्म के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से मिलती है? 2nd और 7th नंबर के इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलती है। धम्म को ही हम धर्म के नाम से करेक्ट कर सकते हैं। गिरनार का जो इंस्क्रिप्शन है, जिसको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन आपने थोड़ी देर पहले कहा था, वहां से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अशोक ने बहुत सारे हॉस्पिटल बनवाए थे और फॉर द एनिमल्स और फॉर द ह्यूमंस। साथ ही साथ भबरू का जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर मेंशन है राहुल का नाम और बताया है कि बुद्ध का जो बेटा था वो राहुल था। और रुम्बनदेही का ये जो लुम्बिनी का इंस्क्रिप्शन है वहां से हमको ये भी पता चलता है कि जो भगवान बुद्ध थे उनका बर्थ प्लेस जो है वो लुम्बिनी था। इसके अलावा कई सारे पिलर्स भी जो है वो अशोक ने बनवाए थे, जैसे कि आप सारनाथ का पिलर देख सकते हैं जिसमें 4 लाइन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा रामपुरवा पिलर आप देख सकते हैं, ये है रामपुरवा का पिलर जहां पे आपको एक बुल दिख रही होगी। इसके अलावा आप यहाँ पे बात करते हैं लौरा नंदगढ़ का पिलर जहां पर आपको एक लाइन दिख रहा है। तो अशोक के जो रामपुरवा स्तंभ है वहां पर आपको बुल दिखती है, लोरिया नंदनगढ़ में आपको एक लाइन दिखता है और सारनाथ का जो स्तंभ है वहां पे आपको 4 लाइन दिखते हैं। तो इस तरीके से कई सारे पिलर्स भी जो हैं वो अशोक के द्वारा बिल्ड किए गए थे। अगर हम बात करते हैं अशोक के मेजर इंस्क्रिप्शन के बारे में तो वो 14 है और नंबर ऑफ लॉन्ग पिलर्स जो हैं वो कितने हैं? 7 है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन है उनसे हमको अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, लेकिन जो लुम्बिनी का पिलर इंस्क्रिप्शन है और रुम्बनदेही है वहां से हमको इसके इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में पता चलता है, इनके टैक्सेशन के बारे में हमको लुम्बिनी और रुम्बनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। क्योंकि जब लुम्बिनी गए थे वो तो टैक्स फ्री कर दिया था लुम्बिनी को, और जो बलि टैक्स था उसको भी खत्म कर दिया था, और बलि एक रिलीजियस टैक्स माना जाता था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में तो अशोक का एक पिलर था जो दिल्ली में था, मेरठ में था और टोपरा में था। तो उस स्तंभ को जो है वो दिल्ली उन्होंने शिफ्ट कर दिया था। तो दिल्ली से टोपरा से दिल्ली जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के पिलर्स को शिफ्ट किया था। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो जो इलाहाबाद पिलर है वो पहले कौशंबी में था, फिर अकबर के समय तो जो है वो इलाहाबाद पिलर को मतलब कौशंबी में जो पिलर था उसको इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया गया था। और इसी इंस्क्रिप्शन को रानी का इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। किसे? इलाहाबाद पिलर को। पहले कहाँ था? कौशंबी में, और आज कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं अशोक
237 और 36 BC के आसपास इसकी डेथ हो जाती है। और इसका एक बेटा होता है तीबर, जिसके बारे में हमको मिनिएचर इंस्क्रिप्शन में अशोक के बारे में पता चलता है। तीबर के बाद जो अगला व्यक्ति गद्दी पे बैठता है उसका नाम दशरथ होता है। ऐसी भी इंफॉर्मेशन हमको अपने पुराणों से, अपने दीपवंश और महावंश से इंफॉर्मेशन को मिलती है। और ये अजीवक सेक्ट को फॉलो करते थे। इन्होंने अजीवक सेक्ट के जो मॉन्क्स थे उनके लिए नागार्जुनी हिल, जो गया डिस्ट्रिक्ट बिहार है, वहां पे 4 गुफाएं भी बनवाई थी। दशरथ भी अपने नाम के साथ देवनाम प्रियदस्ती को जोड़ते थे। तो जैसे कि अशोक अपने साथ देवनाम प्रियदस्ती जोड़ते हैं, वैसे ही दशरथ भी अपने साथ देवनाम प्रियदस्ती वर्ड यूज करते थे। ऐसी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। दशरथ के बाद अगले जो पर्सन है वो थ्रोन पे बैठते हैं, वो होते हैं बृहदत्त। बृहदत्त जो है वो मौर्य एम्पायर के लास्ट रूलर माने जाते हैं, ठीक है। और इनका ही एक कमांडर होता है, इनका ही एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त को मार देते हैं और 185 BC में गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो मौर्य एम्पायर इस तरीके से खत्म होता है और उसके बाद शुंग एम्पायर की शुरुआत होती है बाय द पुष्यमित्र शुंग, ठीक है ना। तो ये सारी बात जो है वो हमारी हो गई मौर्य एम्पायर के बारे में। जाते जाते मैं थोड़ी सी बातें आपको चाणक्य के बारे में करना चाहती हूँ, जो कि टीचर थे तक्षशिला में, साथ ही साथ जो बिंदुसार थे उनके चीफ मिनिस्टर भी थे। चाणक्य जो थे उनका एक्चुअल नाम विष्णुगुप्त था और कौटिल्य भी था। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र के से हमको मौर्य एम्पायर की पूरी पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में पता चलता है। वहां से हमें पता चलता है कि इनके पास एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, मतलब एक गुप्तचर विभाग था। और गुप्तचर विभाग के जो पर्सन थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष। तो ये बात भी हमको ये अर्थशास्त्र पता चलती है। साथ ही साथ अर्थशास्त्र को रीडिस्कवर किसने किया था? तो 12th सेंचुरी में, क्योंकि लंबा बहुत एंशिएंट हिस्ट्री की बात है तो बीच में जो है इसका कुछ लापता सा हो गई थी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र को रीडिस्कवर करने का काम किसने किया था? आर समाशास्त्री के द्वारा 1905 में किया गया था, ठीक है। जो अर्थशास्त्र इसमें 15 बुक्स शामिल है, 180 चैप्टर्स हैं, जिसमें किंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज, डिप्लोमेसी ऑफ वॉर, इन सब के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस चाणक्य के अर्थशास्त्र हमको ट्रेड एंड मार्केट के बारे में, किस तरीके से स्क्रीनिंग होती है मिनिस्टर की, स्पाइसेस, ड्यूटीज ऑफ किंग, एथिक्स, वेलफेयर, एग्रीकल्चर, माइनिंग एटसेट्रा फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। चाणक्य को इंडियन मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चाणक्य के बारे में भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम तो हो ही जाते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको हमको कमेंट सेक्शन में देना है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं कि रुम्मन देही जो इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ पर है, मतलब किस स्टेट में है या किस कंट्री में है। जो भी आपका आंसर होगा वो बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध कब किया था, मतलब जो कलिंग वॉर होता है 261 BC में, तो इनके थ्रोन पे बैठने के किस ईयर में हुआ था? 6, 7, 8 या 11? जो भी आपका आंसर होगा वो आप हमको कमेंट करके बताएंगे। तो ये था आपका मौर्य एम्पायर का फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन जो है वो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।